Okay, dear students, very good morning to all of you. So, let us start available energy, availability, and irreversibility. So, हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ पढ़े थे, उसके बाद सेकेंड लॉ, फिर एंट्रोपी, और अब हम अवेलेबल एनर्जी पे आ गए हैं। सो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ को हमने सबसे पहले एक साइकिल के लिए पढ़ा था, फॉर साइकिल। फिर हमने साइकिल के बाद फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बनाया था एक प्रोसेस के लिए। प्रोसेस के लिए हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। इस प्रोसेस के थ्रू जब हमने फर्स्ट लॉ प्रोसेस के लिए लगाया था तो हमने जाना था कि इंटरनल एनर्जी, कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी पिक्चर में आया था। किसका? एग्जिस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिमिलरली हमने सेकेंड लॉ पढ़ा। सेकेंड लॉ सबसे पहले हमने किसके लिए लगाया? फॉर साइकिल, जिससे हमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट मिला, क्लॉसियस स्टेटमेंट मिला। यानी इन दोनों स्टेटमेंट को हमने किसके टर्म में पढ़ा था? इन टर्म्स ऑफ साइकिल एग्जीक्यूटेड बाय सिस्टम। फिर हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा था। प्रोसेस के लिए हमने अप्लाई करके पढ़ा, जिससे हमें कंसेप्ट किसका मिला? एंट्रोपी का, जो हमें कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी दिया। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ का हमारा ओवरव्यू था। सो अब हमारा ये क्वेश्चन यहां पर से हम एक राइज कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ एनर्जी के टर्म में बात करता है, तो क्या दोनों जो एनर्जी के टर्म में बात करता है तो क्या दोनों सेम बात करता है या अलग अलग बात करता है? आंसर होगा कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दोनों एनर्जी के बारे में तो बात करता है, लेकिन दोनों एनर्जी के बारे में अलग अलग बात करता है। जैसे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी का दो स्टेटस है। एनर्जी का दो स्टेटस है। कौन कौन सा स्टेटस है? एक तो है एनर्जी इन ट्रांजिट, और दूसरा एनर्जी इन स्टोरेज, एनर्जी इन ट्रांजिट कौन सा हो गया? हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। वेयर एज एनर्जी इन स्टोरेज कौन सा होगा? इंटरनल एनर्जी। ये दो स्टेटस बताता है। तो हीट और वर्क जो है एनर्जी इन ट्रांजिट है, जो बाउंड्री पे फिनोमेना मिलता है, ये पाथ डिपेंडेंट होता है, और इंटरनल एनर्जी जो मिल रहा है वो पॉइंट फंक्शन होता है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये तो फर्स्ट लॉ ने बोला, ये फर्स्ट लॉ ये स्टेटस बताया, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये
जो ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एक दूसरे में किस तरीके से कन्वर्ट होगा साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, उसका लिमिटेशंस देता है, उसका कंस्ट्रेंट देता है, उसका डायरेक्शन देता है कि हीट वर्क में कन्वर्ट होगा या वर्क हीट में कन्वर्ट होगा, तो किस डायरेक्शन में होगा, इसका कंस्ट्रेंट लिमिटेशंस देता है कि इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। वो डायरेक्शन देता है थ्रू द बाय द यूज ऑफ टू स्टेटमेंट्स। कौन कौन सा? केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लीज नोट इट डाउन इन पैरेलल। व्हाट डू इंफॉर्मेशन व्हाट डू इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी अबाउट द क्वांटिटी एनर्जी लिख देते हैं, अबाउट द quantity, please note it down in parallel, quantity energy is being given by the first law and second law। ये हमारा क्या स्टेटस, क्या एनर्जी देता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है? फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो इसका आंसर में हम लोग लिख लेंगे कि द फर्स्ट लॉ गिव्स टू स्टेटस ऑफ एनर्जी, स्टेटस ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमने पढ़ा था। कौन कौन सा? वन इन पॉइंट फंक्शन स्टेटस, जो कौन सा हुआ? एनर्जी इन स्टोरेज, दैट इज इंटरनल एनर्जी। अदर इज path function status, path function status। सो हम क्या कर सकते हैं कि हीट एंड वर्क, ये जो हीट एंड वर्क होगा वो क्या होगा? पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क आर आइडेंटिफाइड एज path function energy, path function energy, which are only dependent on डिपेंडेंट नहीं, इसका विचार ओनली डिफाइंड इन ट्रांजिट। ट्रांजिट कहां पे होगा? बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। बट देयर आर एनर्जी with point function, properties which can be stored in the system, और ये क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी, जो पॉइंट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी
So please note it down, note it down, note it down, please note it down. लेकिन ये फर्स्ट लॉ हुआ जो दो स्टेटस दे रहा है, लेकिन सेकेंड लॉ क्या देता है? बट सेकेंड लॉ गिव्स, क्या देता है? ये डायरेक्शन देता है, डायरेक्शनल कंस्ट्रेंट देता है, जिससे हीट वर्क में किस तरीके का कन्वर्ट हो सकता है या वर्क हीट में किस तरीके का कन्वर्ट हो सकता है इन अ साइक्लिक प्रोसेस. बट सेकेंड लॉ गिव्स अ direction constraint as for the mutual convertibility of heat and work in a cyclic processes. प्लीज नोट इट डाउन. यहां तक आप थोड़ा लिख लीजिए, हम बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं. प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. प्लीज नोट इट डाउन. सो ये हमने बैकग्राउंड अभी सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ का एनर्जी का स्टेटस हमने जाना, एनर्जी के बारे में डिस्कशन जाना कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ एनर्जी के बारे में क्या बताता है. तो फर्स्ट लॉ दो स्टेटस दिया, स्टेटस एनर्जी इन स्टोरेज और एक ट्रांजिएंट एनर्जी. एनर्जी इन स्टोरेज इंटरनल एनर्जी जो कि पॉइंट फंक्शन होता है, एनर्जी इन स्टोरेज पॉइंट फंक्शन, एनर्जी इन ट्रांजिट जो हीट एंड वर्क हुआ वो पाथ फंक्शन होता है. और सेकेंड लॉ क्या बताता है कि हीट किस डायरेक्शन से होगा या वर्क हीट में किस डायरेक्शन से, अंडर व्हाट कंडीशंस, वो कंस्ट्रेंट डायरेक्शन का कन्वर्टिबिलिटी का देता है. सो आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया होगा. सो हम यहां पर इसको क्लियर कर रहे हैं, इसको हम क्लियर कर रहे हैं. So now आप लोगों ने लिख लिया, हम नेक्स्ट इसको क्लियर करके नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं. So, अब ध्यान दीजिए कि सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि हीट और वर्क को एक साइक्लिक प्रोसेस में, हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है, अगर एक साइकिल है, ये क्या है, साइकिल है, तो हीट जो हम देंगे, अगर साइकिल है तो इस पे हमने जो हीट दिया, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, वो कितना वर्क में कन्वर्ट हो गया और कितना क्यू रिजेक्ट के रूप में हो गया. देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है कि अगर हम साइकिल बनाते हैं तो अगर कंटिन्यूअस वर्क चाहिए आपको, और सपोज यहां पे अगर हम क्यू दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्यू रिजेक्ट होना चाहिए, तभी आपको वर्क आउटपुट कंटिन्यूअसली मिलेगा. यानी जब हम क्यू सप्लाई यहां कर रहे हैं तो मुझे डब्ल्यू वर्क मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ क्यू आर देना ही पड़ेगा. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q will be summation of W plus Q rejected. सो ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, और ये कंडीशन किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा स्टेटमेंट ऐसा बोलता है,
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा स्टेटमेंट? ये कहता है केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट से हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि कोई भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर हम हीट ट्रांसफर देंगे तो W अमाउंट बनेगा और कुछ ना कुछ रिजेक्टेड होगा, और ये जो W अमाउंट होगा वो हर हाल में क्या होगा? Q से छोटा होगा। वो W अमाउंट हर हाल में Q से छोटा होगा। इन द सिमिलर फैशन अगर हम साइक्लिक प्रोसेस में एक हम साइकिल देते हैं तो हम क्या कहते हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं। सपोज यहां पर हमने क्लॉसियस स्टेटमेंट देखते हैं, टी लोअर और ये टी हायर। ये क्या कहता है कि अगर W वर्क सप्लाई करते हैं तो ये Q2 वर्क लेगा और यहाँ पे क्या सप्लाई कर देगा? Q, यानी ये कितने के बराबर होगा? Q2 प्लस W। यानी जो भी हीट हमने सप्लाई किया है वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गया? हीट में। अगर हमारे पास ये सपोज 20 जूल है और ये हमने 5 जूल लगाया तो टोटल हीट सप्लाई कितना हो जाएगा? Q विल बी इक्वल टू 20 प्लस 5, 25 जूल। यानी ये जो 5 जूल हीट मिला है वो कहां से मिला है? 5 जूल वर्क से। यानी ये जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट हो गया। यानी एज पर द क्लॉसियस स्टेटमेंट सेकेंड लॉ के अनुसार हमने क्या सीखा? कि हमने ये सीखा है कि अगर किसी साइकिल में हम वर्क सप्लाई करते हैं W अमाउंट में वर्क सप्लाई करते हैं तो ये टोटल हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो हीट होगा वो W के बराबर होगा। ये हमने कहां से जाना? ये हमने जाना क्लॉसियस स्टेटमेंट से। ये कौन बोलता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट क्लॉसियस स्टेटमेंट। आई होप ये वाला स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हम बिल्कुल स्लो जाएंगे, इसमें सारा कंसेप्चुअल है, सो प्लीज आपको हर एक चीज को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे हम कंसेप्ट को बिल्डअप कर पाएंगे। सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है क्लॉसियस स्टेटमेंट। और ये मतलब यहाँ पे क्या है कि Q एक एनर्जी है। Q एक ऐसा एनर्जी है जिसको वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन कंप्लीटली नहीं होगा। सपोज यहां अगर 100 जूल देते हैं तो वर्क में हमेशा 100 से कम ही हो पाएगा। अगर ये 100 जूल देते हैं तो इसमें हमेशा 100 से कम ही आएगा, से 90 जूल। 10 जूल हमेशा बर्बाद होना ही होना है। ये कौन बोलता है? केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। अगर हम 100 जूल किसी साइक्लिक प्रोसेस में सप्लाई करते हैं तो 90 जूल ही हो पाएगा, 80 जूल ही हो पाएगा, 70 जूल ही हो पाएगा। हर हाल में ये क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ रिजेक्ट होगा ही होगा। वहीं अगर हम वर्क को 100 जूल में कन्वर्ट करते हैं तो वो 100 जूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो हीट एनर्जी में। सो ये क्या हो गया? दो टाइप का एनर्जी हमें मिल गया। कौन कौन सा? एक ऐसा एनर्जी जो कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है, यानी एक ऐसा एनर्जी क्यू है जो कंप्लीटली वर्क में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दूसरा वर्क ऐसा एनर्जी है जो कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। 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 तो अगर ये चूंकि Q कंप्लीटली W में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, therefore this is called as low grade energy। वहीं W चूंकि कंप्लीटली वर्क Q में ही कन्वर्ट हो जा रहा है, therefore it is called as high grade energy। high grade energy high grade energy high grade energy high grade energy। मतलब हाई ग्रेड एनर्जी क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीटली
लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं लो ग्रेड एनर्जी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीटली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। देयरफॉर यहाँ पर हमें दो कंसेप्ट और एनर्जी का मिला। क्या मिला? दो कंसेप्ट मिला है कि द एनर्जी can be divided into two groups, कौन कौन सा? टू ग्रुप्स। कौन कौन सा हमने कन्वर्ट किया है? हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी में हमने डिवाइड किया, और लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। सो हाई ग्रेड एनर्जी और लो ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी कौन सा है? जो कंप्लीटली लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी इज दैट एनर्जी which can be continuously converted into low grade energy completely, whereas low grade energy cannot be continuously converted into high grade energy, completely। अब बताइए इसमें इन दोनों प्रोसेस में कौन है जो कंप्लीटली इसमें कन्वर्ट हो रहा है? क्यू डब्ल्यू में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा है, लेकिन डब्ल्यू क्यू में कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि क्यू जो हो गया है, या हमारे पास क्या हो गया? वर्क हो गया है और हीट हो गया है। देयरफॉर हमने क्या वर्क को आइडेंटिफाई किया? हाई ग्रेड एनर्जी के रूप में, हाई ग्रेड एनर्जी के रूप में, और हीट को लो ग्रेड एनर्जी के रूप में। क्यों? क्योंकि हीट कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। अगर कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछा जाए। अगर कोई डाउट है तो पूछा जाए प्लीज। ओके, सो हमने क्या इंट्रोड्यूस हो गया? हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी थ्रू द यूज ऑफ केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। प्लीज नोट इट डाउन, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट। इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। इसको एक स्टोरी के रूप में आपका मन में बैठा लीजिए। धीरे धीरे आप एक दूसरे से लिंक जोड़ते जाएंगे, तब ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है ये। चलिए हम इसे नेक्स्ट पे हम मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट पे हम मूव कर रहे हैं।
नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास क्या है, लो ग्रेड, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी है। हमारे पास लो ग्रेड एनर्जी है। अब बताइए लो ग्रेड एनर्जी क्या हो गया, हीट। एग्जाम्पल क्या है, हीट है। या फिर इंटरमोलिकुलर एनर्जी इज ऑल्सो लो ग्रेड एनर्जी। इंटरमोलिकुलर एनर्जी, हमारे पास लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी हमारे पास है, ठीक है, जिसे इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम कंटिन्यूअसली कन्वर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके थ्रू, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू। ध्यान दीजिएगा, थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेसेस, मतलब लो ग्रेड एनर्जी को साइकिल के थ्रू हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, दो चीज मिलेगा फ्रॉम द केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। क्या मिलेगा, एक W मिलेगा और दूसरा Q मिलेगा। मिलेगा, ये दोनों कौन कहता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, दो चीज मिलेगा। एक तो मुझे अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी obtainable एज वर्क, और दूसरा क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्या होगा, ये जो एज इट इज वर्क के रूप, हीट के रूप में ही रह जाएगा। अमाउंट लेफ्ट एज लो ग्रेड एनर्जी। ये क्या हो गया, हमने Q यहां से दिया है तो इसमें पहला क्या होगा, Q W में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा एज इट इज रह जाएगा Q में ही। ये लो ग्रेड एनर्जी है तो लो ग्रेड एनर्जी में ही रह गया। W क्या हो गया, हाई ग्रेड एनर्जी में हो गया। यानी अगर ये Q जो है, Q है तो W प्लस QR रहेगा, रिजेक्ट जो हो गया है। अब बताइए ये दोनों, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, तो यानी वर्क बढ़ते जाएगा तो रिजेक्शन क्या होगा, घटते जाएगा। तो सपोज हम चाहते हैं किसी भी साइकिल में, हीट इंजन में वर्क को मैक्सिमाइज करना, तो अगर इसमें ये क्या होगा, W मैक्स हो जाएगा, ये हम मैक्सिमम अमाउंट ले लेंगे तो ये जो Q रिजेक्टेड होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा या नहीं, हाँ या ना। सपोज मैक्सिमम पॉसिबल जितना हीट एक्सट्रैक्ट हो सकता है वो हमने ले लिया, W मैक्स किसका होगा, से रिवर्सिबल साइकिल में, तो ये जो Q होगा वो हर हाल में मिनिमम रिजेक्ट होगा। यानी यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम, हमने यहां पर से ले लिया है मैक्सिमम, तो ये कितना होगा, मिनिमम, ये क्या होगा, मिनिमम। देयरफॉर अगर हम इसको बक्से में हम बंद कर देते हैं, इसको हम लोग बक्से में बंद कर दे रहे हैं, तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी जो वर्क के रूप में मुझे प्राप्त हुआ है, ऑब्टेन हुआ है,
और एक मिनिमम एनर्जी है जो एज इट इज क्यू के रूप में रह गया है। ये जो मैक्सिमम अमाउंट बनता है ना, मैक्सिमम अमाउंट, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैक्सिमम अमाउंट बनता है, दिस इज कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी, या इसका दूसरा नाम भी है एक्सर्जी। एक्सर्जी, इसका दूसरा नाम है एक्सर्जी, या फिर इसको बोलते हैं वर्क पोटेंशियल। वर्क पोटेंशियल, काम करने का क्षमता, वर्क पोटेंशियल। और ये जो एज इट इज रह गया, दैट इज कॉल्ड एज अन, ये हमारे पास क्या है, ये अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल एनर्जी। ये हमारे पास अवेलेबल एनर्जी एज इट इज हो गया, हीट के रूप में, वर्क में कन्वर्ट नहीं हो गया, या इसको बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी, या इसको हम लोग ANERGY एनर्जी भी बोलते हैं, एनर्जी ही एनर्जी भी बोलते हैं। और ये दोनों का दोनों, ये दोनों का दोनों हमेशा, ये दोनों जो होता है वो हमेशा, दोनों हमेशा सराउंडिंग के रेफरेंस में बात करते हैं। बोथ रेफर्ड टू अ, both refer to a surrounding, both refer to a surrounding, both refer to a surrounding। so अवेलेबल एनर्जी क्या हो गया, जो लो ग्रेड एनर्जी है उसमें मैक्सिमम जो हमारे पास वर्क ऑब्टेन हुआ, दैट इज कॉल्ड एज लो ग्रेड एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी। और जो मिनिमम रिजेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज unavailable energy, unavailable energy। so let us write down the definition, let us write down the definition। हम definition इधर देखिए, हम लोग लिख रहे हैं अनअवेलेबल एनर्जी का, हम definition लिख दे रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन, आप पैरेलली में ये सब नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या होगा, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनेबल, क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर हीट इनपुट पे, किसी साइक्लिक हीट इंजन के द्वारा जो हमें मिलेगा, अगर हम किसी साइक्लिक हीट इंजन में जो हम क्यू दे रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं, तो जो मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी। और जो मिनिमम हीट रिजेक्ट हो रहा है एज इट इज, दैट इज कॉल्ड एज अनअवेलेबल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज अवेलेबल एनर्जी। तो इसी को हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहे हैं। प्लीज नोट इट डाउन, आप नोट इट डाउन कर लीजिए, हम इधर डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। द, आप प्लीज तब तक नोट डाउन कर लीजिए। मैक्सिमम वर्क आउटपुट ऑब्टेनेबल, maximum work output obtainable from a certain heat input in a cyclic heat engine is called available energy। available energy, इसको डिनोट करते हैं ए डॉट ई डॉट से भी। और द अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी सप्लाइड। वहीं आपको हम डिफिनीशन लिख रहे हैं अनअवेलेबल का, तो द मिनिमम एनर्जी दैट हैज टू बी rejected to the sink by the second law is called as the
अनअवेलेबल एनर्जी, UAE इसको डिनोट करते हैं, और द अनअवेलेबल part of the energy supplied. Please note it down. Please note it down. Energy supplied. Therefore, अगर हम Q1 पार्ट सप्लाई करते हैं तो ये कितने के बराबर होगा? अवेलेबल एनर्जी प्लस अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है? अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा फिर? Q1 minus unavailable energy, and this is nothing but W max. Please note it down. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन एंड प्लीज रिकनेक्ट। इस प्रकार हम लोगों ने अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी का डिफिनीशन सीखे। हमने अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी का डिफिनीशन हमने सीख पाया है। सो प्लीज रिकनेक्ट अगेन। Note it down and reconnect.